श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य गुरुवर 1008 श्री विजयराज जी मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्ति करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी सीखा है जाना है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। हम कक्षा 4 प्रज्ञा जागरण मंगलम कक्षा 4 का 2 पोर्शन है, जिसमें प्रवेशिका 4 में अंतर का अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का पहला, तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां अध्ययन ये हमारे कोर्स में सम्मिलित हैं। और उसी के साथ ही हिंदी व्याकरण में वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय, ये सारे हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी ग्रामर में हमारा सम्मिलित है। प्रश्न उठता है कि किसी भी व्याकरण को जानने की क्या जरूरत है। व्याकरण तो बच्चों का जानने का, या कह सकते हैं कि बच्चों के समझने की चीज है। लेकिन यदि आप कोई भी भाषा, कोई भी विषय, अगर आप जैन धर्म से संबंधित कोई आगम पढ़ना चाहते हैं या अन्य कोई मूल सूत्र पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना, लिटरेचर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हम उदाहरण के रूप में सरल उदाहरण लेके बात करें, यदि हमें अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो हमें इंग्लिश से सारी ग्रामर रिलेटेड आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। सिमिलर एज कि हमें अगर हिंदी और प्राकृत भाषा सीखनी है, तो प्राकृत भाषा जो सबसे कह सकते हैं सबसे पुरानी भाषा है, जिसमें हमारे बहुत सारे आगम, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो वो सारा ज्ञान हमें कैसे होगा, उसी से संबंधित है कि भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुच्छेद, लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति, इन्हें अगर आप समझेंगे, यदि आप सबसे पहले ये समझेंगे कि भाषा क्यों जरूरी है, क्यों, क्या जरूरत थी, इतनी तरीके से हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि असम, उर्दू, ओडिसी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। लेकिन संस्कृत, प्राकृत और हिंदी, ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिसमें हमारे मूल सूत्र हैं, या बहुत सारे ऐसे जैन आगम हैं, तत्व ज्ञान के थोकड़े हैं जो इस भाषा में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए हमें आज भाषा से संबंधित ज्ञान के लिए हम ये लिटरेचर वाला सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब एक सोशल क्रिएचर हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। तो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी प्राचीन जमाने में, कि अपने भावों और विचारों को, यानी कि मैं जो, मेरे मन में जो भाव हैं, मेरे मन में जो थॉट्स हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे। क्या भाषा के बिना, क्या यदि मैं नहीं बोलती तो आप मेरी बात समझ पाते। मैं दिल्ली बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं, तो क्या मेरे मन में जो विचार, जो बात चल रही है, आप सुन पाते। नहीं। तो अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, उनसे संपर्क करना, वो है
भाषा, तो इंसान को अपने भावों और विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लो प्राचीन समय की आदिवासी समय की बात करते हैं, वो एक बहुत सारी उनकी लैंग्वेज अलग सांकेतिक या कह सकते हो साइन लैंग्वेज है उनकी। जैसे जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में आदमी रहता था, तो बहुत बार ऐसी-ऐसी ध्वनियाँ निकालता था। मान लो एक साथ कोई उनके ऊपर संकट आ रहा है या एक साथ ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो अलग-अलग तरीके से ध्वनि निकाल के, साउंड निकाल के कोशिश करता था कि हम अपनी बात पहुँचा दें। लेकिन उसके बाद ज़माना बदलता गया, फिर अब एक-दूसरे को हाथों से इशारे करके बात बताने लग गए, वो सांकेतिक भाषा थी। और जो आज भी वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, जो बोल नहीं पाते, है ना? जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं और यातायात पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे ऐसे मान लो क्रिकेट्स में हैं, जैसे अगर 4 का साइन करना है, व्हाइट का साइन करना है, 6 का साइन करना है और बहुत पुलिस ट्रैफिक वाले हैं, वो भी अपने इशारे से या व्हिसल के द्वारा हमको समझाते हैं, इधर निकलना है, इधर निकलना है। तो वो सांकेतिक भाषा, उसे हम बोलेंगे सांकेतिक भाषा है। तो अलग-अलग भाषा के रूप हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि भाषा वो ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हम सब अपने भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य का विकास हुआ, बहुत सारी ध्वनियाँ और बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्यों का निर्माण होने लगा। इस तरह भाषा का जन्म हुआ। तो एग्ज़ाम में इसका भी पोर्शन है 40 मार्क्स का, नियर नियर 40 मार्क्स का ये पेपर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम एक किसी चीज़ को अवॉइड, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं या इसके ऐसे-ऐसे उदाहरण या परिभाषाएँ हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत सरल तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। बस आज जो पढ़ा है उसका आज तुरंत रिवीज़न कर लेंगे आप, तो शत प्रतिशत ये गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से पेपर कर लेंगे और 40 मार्क्स में से आप संभावना है कि आप बहुत अधिक मार्क्स लेके आ सकें। बस क्लास में जो पढ़ाया जाए वो साथ-साथ में उसको दोहराते रहना और प्रश्न अभ्यास के लिए भी एक्टिविटी भी है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब अभी हमने जाना कि भाषा की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करेंगे कि पहले हम चलो बात कर लेते हैं भाषा के रूप कितने हैं। फिर हम डिफरेंट काइंड अलग-अलग तरीके की भाषाओं के बारे में जानेंगे। मनुष्य अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की भाषा थी। भाषा वह साधन जिसके द्वारा सब लोग अपने भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, है ना? और यह आदान-प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। भाषा के 2 रूप हैं। पूछा जाए भाषा के कितने रूप हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मेन 2 ही भाषाएँ हैं जो प्रयोग में आती हैं। मौखिक भाषा, मुँह से बोली गई भाषा, मौखिक भाषा अंडरस्टूड बहुत समझने वाली सिंपल भाषा में कहूँ, सरल बात है कि जो मुँह से बोली जाती है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। प्रारंभ में मनुष्य इसी भाषा का प्रयोग करते थे। बहुत सारे लोग थे जो आपने देखे होंगे प्राचीन काल में जिनको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो इसी भाषा का मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। वो बोल सकते थे। इतनी सारी कहावतें, मुहावरे हमारे जो बुजुर्गों ने कही हैं, वो क्यों कही हैं? क्योंकि उन्होंने कहते हैं ना लोकोक्तियाँ उन्होंने बहुत सारे ऐसी उक्तियाँ या मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में कहूँ तो उखाणे ऐसे-ऐसे बनाए हैं, बोलचाल की आम भाषा में, तो वो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया रिटन भाषा का और लिखित भाषा का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया। तो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं जैसे बातचीत, भाषण देना, पढ़ना, कविता पाठ करना, सुनना आदि। और जब भावों को और विचारों को आदान-प्रदान लिखकर किया जाता है, जब हम जैसे कि पेपर है, पत्र व्यवहार किया जाता है, तो लिखकर किया जाता है, तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद हुआ। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन-सी भाषा का कह सकते हैं आविष्कार हुआ या सबसे पहले कौन-सी भाषा आई, तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले मौखिक भाषा का आविष्कार हुआ। मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा का उसका प्रयोग हुआ प्रारंभ मौखिक भाषा के बाद उसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है? तो मौखिक भाषा के उदाहरण कौन-कौन से हैं? पत्र, तार, साहित्य रचना, समाचार
और पत्र, द्वार, प्रेषण लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सकता है। यानी कि आपको पहले ज़माने में किसी को या किसी की याद आती थी, इस लाइन का क्या मतलब है कि भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सकता है, कि आपने कोई विचार लिखा, कोई डायरी लिखी, तो वो लंबे समय तक आपके पास सुरक्षित रहेगा। किसी का कोई तार या कोई लेटर आया, किसी की याद आई, तो वो लंबे समय तक हम उसका पढ़ सकते हैं। तो जो रिटर्न में जो होती है ना बहुत चीज़ें, वो लंबे समय तक हमारे पास सुरक्षित होती है। हो सकता है मुँह से बोली गई चीज़ें हम भूल जाएँ या दिमाग में नहीं रहें या एग्ज़ैक्टली वर्ड्स हमारे दिमाग में नहीं रहें। लेकिन लिखित भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारी साहित्यिक किताबें हैं, बहुत सारे साहित्यिक आगम हैं, वो उनके विचार आज तक हमारे पास आज तक आगम का कह सकते हो। भगवान महावीर स्वामी की कब बोली थी? भगवान महावीर स्वामी ने कितने हजारों साल पहले बोली थी वाणी, लेकिन वो लिखित रूप में कहीं ना कहीं लिखी गई थी, तो आज तक हमारे पास सुरक्षित है, हम उनकी लिखाए हुए को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज ऐसे लंबे समय तक, चाहे नोट्स हो, नोट्स का रूप देख लो, बहुत सारे लोग नोट्स 2-2 3-3 साल तक विधिवत रखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, कि अगर अगर हम 10 साल बाद भी अगर हमें कोई तत्व ज्ञान सीखना है या हमें कोई इस विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो लिखे हुए नोट्स हमारे काम में आएंगे। तो भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घकाल तक सुरक्षित रखता है। अब है संसार की भाषाएं। संसार में कई भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी, उर्दू, जर्मनी, रूसी, जापानी, फ्रेंच आदि, है ना। तो ऐसे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। ये तो हो गई संसार की बातें। अब है हमारे भारत देश में ही कितनी सारी भाषाएं हैं, और हमारे देश में कौन सी भाषा को राजभाषा कहते हैं, उसके बारे में जानने का। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषाएं हैं। हिंदुओं के, या सिर्फ जैनिज्म के लिए भी नहीं, सिर्फ जैन धर्म के, जैनोलॉजी के नहीं, इनफैक्ट हिंदुओं के भी अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि हिंदी का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, तो संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी हिंदी भाषा कहाँ से हुई है? संस्कृत से ही। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि संविधान में राजभाषा किसे कहते हैं। तो हिंदी और संस्कृत और 2-3 हैं, जैसे एग्जाम्पल अपने को लगते हैं सिमिलर से हैं, प्राकृत हिंदी और अंग्रेजी। तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपको चाहे संस्कृत लिखा आए चाहे प्राकृत आए, आपको हिंदी पे ही टिक करना है, क्योंकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, कई कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 19 भाषाएं, लेकिन आज तक का फाइनल यही है इसका आंसर, कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, उर्दू, ओडिसी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठ, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये ध्यान रखना, ये 22 भाषाएं हैं। पूरी 22 तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आप देखो, व्याकरण सीख रहे हैं, अब प्राकृत भाषा सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। हम भाषा को जब भी किसी नई भाषा को सीखते हैं, तो उसका जन्म कहाँ से हुआ, ये वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, ताकि आपको, जब जैसे मान लो आप जनरल बोलती हूँ मैं आपको, अगर आपको इंग्लिश का एक पेज दिया जाए, तो उसमें 2-3 लाइनें लिखी हो, दिस इज द बिग डे, तो आप ये समझ जाएंगे इसका हिंदी अर्थ करके कि यह बहुत बड़ा दिन है, दिस इज द बिग अचीवमेंट, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अर्थ आता है, आपको पता है बिग मतलब बड़ा, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, दिस मतलब यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तुरंत हिंदी में सेंटेंस बना सकते हो।
वैसे ही अगर आप ये ग्रामर करोगे और अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, कोई भी धर्म पुस्तक पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे संस्कृत प्राकृत से रिलेटेड, तो आपको उसका अर्थ आसानी से आ जाएगा। आपको बार बार है ना संयति वर्ग को या किसी अन्य विशेष को बार बार पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि इसका क्या अर्थ होगा इससे, क्योंकि कुछ वर्ड्स की मीनिंग, कुछ सेंटेंस का अर्थ आप अपने आप से भी समझ सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने उस भाषा को जाना होगा। तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, और हिंदी भाषा भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा माने गए हैं। बहुत सारे भारत में ऐसे देश हैं, हिंद देश हैं, तो हिंद देश की भाषा हिंदी है। और बहुत सारी हिंदी ऐसी है जो कॉमन लैंग्वेज है। भले मैं मारवाड़ से हूँ तो मैं मारवाड़ी बोलूँ, आप गुजरात से हैं गुजराती बोलें, कोई तमिल से है तमिल बोलें, लेकिन एक अगर हम सोशल गैदरिंग करते हैं, अगर हम सामाजिक कहीं परिवेश में या कहीं समाज में मिलते हैं, तो हिंदी ही एक ऐसी जन भाषा है जिसे इसे जन भाषा यानी कि आम जन की भाषा कहते हैं, और इसी कारण इसे राष्ट्रभाषा भी माना जाता है। बहुत सारे यूपी वगैरह में ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं वो हिंदी नहीं है। हम तो हिंदी में उर्दू भी मिक्स कर देते हैं, कभी पारसी शब्द भी, कभी गुजराती भी, बहुत सारे हम मिक्स हिंदी बोलते हैं। लेकिन शुद्ध हिंदी का अगर रूप देखना है, तो बहुत सारे ऐसे भारत में जिले हैं या प्रदेश हैं, वहां पर शुद्ध हिंदी का इतना अच्छा, इतना सुंदरता शालीनता से किया जाता है कि हमारे जो शब्द अगर वो बोले तो हमारे ऊपर से निकल जाए। इसीलिए हमें अपनी भाषा को जानना है ना, और हमें हमें इस भाषा के बारे में कैसे शब्द बनते हैं हम वो भी सीखेंगे, कैसे वर्ण बनते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हिंदी एक सरल और वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रतिवर्ष ये प्रश्न आता है, हम प्राय ही आता है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर 1949 में भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कोई 1951 कर देते हैं, कोई 50 कर देते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट उस चीज का ध्यान रखिएगा कि कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसकी हर लिपि क्या होती है। चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। आपने रोमन लैंग्वेज देखी होगी, रोम आपने अपने घड़ी की सुई देखे होंगे, किसी किसी घड़ी में 1 2 3 ऐसे लिखा होता है ना। किसी में आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर एक आई और वी, फिर वी। तो 1 2 3 4 5 का रोमन लैंग्वेज है। वो कौन सी भाषा है, रोमन भाषा है। वो उस रोमन के चिन्ह है। हमें कैसे पता चला ये रोमन भाषा है, हमने भाषा के चिन्ह देखा। वैसे ही आप गुजराती भाषा देखेंगे तो आपको उसके अक्षर से पता चलेगा। आप तमिल भाषा देखेंगे, आप कोई भी भाषा देखेंगे तो उसके भाषा के चिन्हों से उसकी लिखने की विधि पता चलती है। अगर आप गुजराती भाषा देखेंगे तो उसके अक्षर अलग होंगे, उर्दू के अक्षर और भी अलग होते हैं लिखे हुए, और मराठी के और भी अलग हैं। बहुत सारी जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं के अक्षर अलग अलग हैं। संस्कृत प्राकृत और हिंदी ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लगता है हमें कि ये तीनों एक जैसी हैं, है ना, लेकिन ये तीनों में भी बहुत सारा डिफरेंशिएट है। भाषा के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी भी कहाँ से आई है, देवनागरी लिपि से आई है। बहुत सारी लिपि हैं, जैसे पंजाबी भाषा गुरुमुखी से आई है, उर्दू भाषा फारसी से आई है, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा रोमन लिपि से आई है। तो सब भाषाएं कहीं ना कहीं से ली गई है, कहीं ना कहीं से उनके अक्षर को कह सकते हो ग्रहण किया गया है। उनके अक्षरों को समावेश करके एक जगह यथावत करके उनके अक्षरों को ग्रहण करके एक भाषा का रूप दिया गया है।
तो हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ये ध्यान रखना। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, इनके अक्षर भी काफी काफी हद तक कुछ कुछ सिमिलर हैं। कभी कभी हमें समझ भी आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि ये कौन सी लिपि या कौन सी भाषा है। तो ये सारी देवनागरी लिपि से ली गई है। पंजाबी जो भाषा है वो पंजाबियों की गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि से। उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, उर्दू उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और यूरोपीय और अंग्रेजी भाषाओं की लिपि है रोमन। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के चिन्ह को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि हर हर भाषा के चिन्ह की विधि अलग अलग होती है, वो लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब है बोली। ये तो हो गई भाषा की बात। अब बोलते हैं ना हमारे यहाँ क्षेत्र में तो हाड़ौती बोली जाती है, मैं कह दूं हमारे वहां पे मारवाड़ी बोली जाती है, कोई कहेगा हमारे यहाँ राजस्थानी बोली जाती है। तो बोली क्या है? बोली एक क्षेत्र और एक प्रांत के विशेष में है, एक समूह है। जैसे मान लो मेवाड़ और मारवाड़ राजस्थान के दो अलग अलग कैटेगरी हैं, है ना। तो मेवाड़ के क्षेत्र में अलग बोली बोली जाती है, मेवाड़ के शहरों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, और मारवाड़ के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, गुजरात के क्षेत्र में गुजराती बोली बोली जाती है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बहुत सारी इसमें बोली है, हाड़ौती है, शेखावटी है, बहुत सारी। हम इसका जितना डीप पढ़ेंगे, उतना जितना गहन अध्ययन करेंगे, उतनी ज्यादा हमको इसके बारे में पता चलेगी। लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि जितने में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, बोली का कोई लिखित रूप भी उपलब्ध नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं जो मारवाड़ी में हम बोलते हैं, लेकिन उसकी बहुत जरूरी नहीं है कि सभी जो हम भाषा बोलते हैं उसकी बुक्स अवेलेबल हों। वो लिखी नहीं जाती, वो आम जन के बोलने की भाषा है, इसलिए बोलते हैं बोली। आम जन को बोलने की बोली को हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में बता सकते हैं कि क्षेत्र से संबंधित होती है, कोई विशेष पर्टिकुलर कह सकते हो कि किसी स्थान से संबंधित बोली होती है। तो उसे हम भाषा और बोली दोनों अलग अलग होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती है, ठीक है, और बोली का कोई लिखित रूप भी उपलब्ध नहीं होता है। आप कह दो कि मारवाड़ी की बोली की दिखाओ, तो वो मुश्किल है। राजस्थानी भाषा का हो सकता है कि थोड़ा अलग हो, वो भी राजस्थानी भाषा की अभी 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। हमारे राजस्थान से भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि भाई राजस्थानी का मान्यता प्राप्त हो। बहुत सारी ऐसी आपके भी क्षेत्र में चल रही होंगी कि उनको मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट से सभी भाषाओं की मान्यता नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि भारत भारत में सिर्फ ये 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं होगा, हमें पता भी नहीं है कि ये कौन कौन सी भाषाएं हैं। लेकिन भारत से मान्यता प्राप्त केवल 22 भाषाएं हैं। तो व्याकरण, अब हम चलते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको किसी भाषा को जानना है तो उस भाषा का व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी भाषा, अगर हम सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं संस्कृत प्राकृत को इस तरीके से बोलूं जैसे हम आम भाषा हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, राजस्थानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका सारा अर्थ पता है। कोई हमें हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कोई शब्द पूछ दे तो हम उसका अर्थ समझ जाएंगे। लेकिन अगर कोई संस्कृत में या कोई आगम ग्रंथों में या उत्तराध्ययन सूत्र में, दशवें कालिक में ऐसा कोई शब्द बोल दे और हमें उसका अर्थ नहीं पता हो, तो हम वो बात समझ नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। हमें नहीं समझ आया एक बार के तो ठीक है, हम सुन लेंगे, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता चलेगा। इसीलिए आपको अगर भाषा सीखनी है, प्राकृत, संस्कृत अच्छे से अध्ययन करना है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से हमारा क्या होता है, मानसिक ज्ञान ये भी होता है कि कैसे शब्द बने हैं, किस वर्ण को, किस अक्षर को, वर्ण कौन है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, अलंकार क्या है, ये सब जानने को हमें मौका मिला है। आपको घर बैठे ऑनलाइन सीखने का मौका मिला है, और इसका एक सिलेबस बहुत सरल तरीके से लगाया गया है ताकि आप घर बैठे जान सको। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो, वरना हम आगे चलेंगे मानक भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में। किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
आपको ये समझ आ गया कि ये आपके 4th क्लास के पोर्शन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसका कम से कम 40 से 50 मार्क्स के आसपास इसका भी आएगा। और 4th क्लास में नंबर लाने का ये बहुत सरल तरीका है, क्योंकि हिंदी आम भाषा है, हम बचपन से बोलते आए हैं, बच्चों को भी हमने पढ़ाया है, हमने खुद ने भी पढ़ा है ना। लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा जो अभी तक हमें पढ़ना चाहिए। हमने हमें पता है संज्ञा सर्वनाम क्या होती है, हमें पता है कि किसी वस्तु व्यक्ति विशेष को क्या कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ अच्छे से हमने नहीं पढ़ा है। शब्द कैसे बनते हैं वो भी अभी तक हमने नहीं सीखे हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप में से सबने इसकी पीडीएफ है सबके पास? जिनके पास है कृपया हैंड रेज या अपना मैसेज में लिख देवें, ताकि मेरे को पता चले कि आप मैं जो जो पोर्शन मेरे पास है वो आपके पास भी है। तभी रिवीजन करने का और एक्टिविटी देने का मतलब है। जी, सोनाली जी, मधु जी ने कहा है। बाकी सबसे भी कहना चाहूंगी, मैं पीडीएफ अगेन शेयर कर दूंगी, तो इसकी हम एक एक्टिविटी भी करेंगे आज छोटी सी। तो आप लोग वो, अगर आपके पास ये पोर्शन होगा तो आप उसको पढ़ के बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसमें नंबर लाना बहुत आसान है, इससे आपकी ग्रेड बढ़ जाएगी। 4th क्लास में आपके बहुत अच्छे परसेंट नंबर आएंगे। क्योंकि एक बार अगर ये समझ लिया ना कि हाँ, अब मुझे पता है कि लिखने वाली भाषा को लिखित भाषा और मुंह से बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, तो मुझे एग्जाम के टाइम में दोबारा किताब खोलनी नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि ये ऐसा ही होगा। तो बस अगर आप क्लास ध्यान से अटेंड करना जब भी हो, और जो भी एक्टिविटी हो उसकी, अगर आपको नहीं हो वो एक्टिविटी तो मुझसे पूछना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी एक्टिविटी को सॉल्व करने में। मोस्टली एक्टिविटी में से ही प्रश्न पत्र बनता है, क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे तो आपके 50 मार्क्स का, ये सोचो 50 मार्क्स के आसपास, लगभग पूरे 50 में से 50 ला सकते हो। तो आगे के पोर्शन में आपको कितनी हेल्प मिल जाएगी 100 में से 100 लाने की। और इससे भी बेटर है कि आपको कितना जानने को मिल जाएगा, कितना सीखने को मिल जाएगा, कि हमने तो ऐसी व्याकरण, ऐसा ग्रामर पढ़ा ही नहीं। ये सिलेबस संयति वर्ग के द्वारा ये पाठ्यक्रम लाया गया है। तो संयति वर्ग ने आप लोगों के लिए कुछ सोचा होगा, प्रज्ञा जागरण मंगलम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, तभी ये सारी चीजें आपके सिलेबस में आई है। तो आप लोग बिल्कुल इसको मिस मत करना, और बहुत अच्छे से कर पाओगे आप, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से। चलिए, नेक्स्ट भाषा है व्याकरण। व्याकरण क्या है कि किसी भी व्याकरण ऐसा शास्त्र है कि जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई थी कि भाषा, किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम भाषा की तह तक जुड़ सकते हैं, भाषा से आंतरिक रूप से जुड़ सकते हैं। तो भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है व्याकरण। ठीक है। भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है, भाषा की अशुद्धियों को दूर कर उसे एक मार्जित और एक सरल रूप में प्रस्तुत करता है। यदि सोचो, अगर इंग्लिश में व्याकरण नहीं होती, अंग्रेजी में ग्रामर नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स क्या है, तो हम भी कुछ आड़ी टेढ़ी अंग्रेजी बोल देते। लोग आजकल अंग्रेजी या कोई भी भाषा, उसको बोलने से मतलब पूरा अच्छे से नहीं, जिनको भाषा का ज्ञान होता है, अंग्रेजी बोलने से कितना हिचकते हैं। इसीलिए हिचकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कब टू लगाना है, कब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब उनको एडजेक्टिव लगाना है, कब उनको ऑब्जेक्टिव बनना है, कब सब्जेक्ट में यूज करना है। ये नहीं पता होता है, तभी अंग्रेजी भाषा के सेंटेंस बनाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। ऐसे ही अगर आपको भाषा का जानना है कि अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाता है, तो आपको व्याकरण सीखना होगा। भाषा में एकरूपता बनाए रखने के लिए भाषा के को मानक रूप की आवश्यकता पड़ी। शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त अथवा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा, जो मैंने आपको कहा था अभी। यूपी, ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे शहरों में जाइए, वहां पर बनारस में इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि आप और हम नहीं, हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला। कि गन आइए, उनको उन बीच में मिक्स लैंग्वेज यूज करने का उनको शौक नहीं है, कि वो बीच में अंग्रेजी भाषा भी बोल दे, अंग्रेजी के शब्द भी बोल दे, बीच में वो गुजराती के शब्द भी बोल दे, बीच में वो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा मिक्स करके बोल ले। वो इस तरीके से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि मतलब वास्तव में हिंदी भाषा ये है।
वास्तव में हिंदी भाषा है। उन्होंने विद्वानों की भाषा कहते हैं। मानक भाषा क्या कहते हैं? विद्वानों की भाषा है। कि शालीनता के साथ आप बैठें, शालीनता के साथ पानी नहीं बोलते, वो जल बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं। आप बैठना नहीं बोलते, विराजमान होना बोलते हैं। बहुत बार मान्यवर, अच्छी भाषा, ओछी भाषा नहीं बोलते, अच्छी भाषा बोलते हैं, विद्वानों की भाषा बोलते हैं। मानक भाषा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जिनके द्वारा पता चलता है कि हाँ, ये हिंदी का कितना शुद्धता से उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद है साहित्य। ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। साहित्य मतलब लिटरेचर। जिस कोश, जिसमें ज्ञान का, खूब सारे ज्ञान का एक कोश होता है, संचित कौन सा है? जिसमें ज्ञान का संचित कोश है, बहुत सारे ज्ञान का एक एक कह सकते, एक शॉर्ट किया हुआ तरीका होता है ना, एक कोश की तरह है। तो ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग और पद्य भाग। पद्य भाग का आपको पता है कविता के रूप में, गद्यांश का रूप भाग है जो कहानी या लिखित भाषा के रूप में उसको कह सकते हैं एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के मुख्य अंग है। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आपको लिखना है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण, शब्द, वाक्य, ये मिलाकर ही पूरी हिंदी भाषा का जन्म होता है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव होता है। इन्हें हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने क्या क्या जाना है? कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, दोनों ही हिंदी है। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में अभी तक केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। केवल 22 लैंग्वेज, ओनली 22 भाषा का मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्र रूप में, जिस क्षेत्र में आप, जिस प्रांत में हैं, वहां पर उसकी बोली, उसको बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। अगर कोई पूछे कि भाषा के शुद्ध रूप की पहचान कहाँ से कर सकते हो, तो आपको उत्तर में लिखना है व्याकरण से। मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ मेन हेडिंग्स हैं जिसमें से अवश्य प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनको इस तरीके से लिखा गया है। आपको अगर इनमें से कुछ पूछना है, उसके बाद हम एक्टिविटी वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर पूछना है आपको इनमें से कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। तो कोशिश करिएगा। अब ये जो एक्टिविटी मैं अभी करवा रही हूँ, आप सब लोग आंसर करें। आप चाहें तो अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं, और चाहे तो बोल के भी बता सकते हैं मुझे। चलिए, पहला प्रश्न। सबसे पहले लिखित भाषा का विकास हुआ, हाँ या ना? सब लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्या सबसे ना। पहले लिखित भाषा का हुआ था? नहीं। मधु जी ने बिल्कुल सही। आशा जी, आपने भी सही आंसर किया है। नहीं, नहीं। सबसे पहले मौखिक भाषा का। बिल्कुल। प्रिया जी? नहीं। सबसे पहले। जी। लीला जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। नहीं, सबसे पहले मौखिक भाषा का मौखिक। विकास हुआ है। मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं?
मौखिक भाषा कहते हैं मौखिक, बिल्कुल, मौखिक, मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। नेताजी भाषण देते समय कौन सी भाषा, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या ये सही है? मौखिक नहीं है। हाँ, क्या ये सही है? क्या नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं? हाँ। हाँ, और अगर मैं कह दूं नेताजी भाषण भाषण पढ़ते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं? हाँ, जी, नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भाषण दे रहे हैं, इसका मतलब वो बोल रहे हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हाँ, बिल्कुल, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ। क्या पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है? नहीं। नहीं, कौन सी है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हिंदी, हिंदी, मराठी, संस्कृत। वो तो है, हिंदी, मराठी, संस्कृत तो है देवनागरी, लेकिन पंजाबी भाषा की क्या है? गुरुमुखी। बिल्कुल। हिंदी भारत की क्या राष्ट्रभाषा है? हाँ। अगर मैं राजभाषा कहूँ, राष्ट्रभाषा कहूँ, क्या हिंदी है वो? हाँ। यस, हिंदी है। नेक्स्ट है, व्याकरण के कितने भेद हैं? क्या व्याकरण के 4 भेद हैं? हाँ, 3 है, बिल्कुल। व्याकरण के मुख्य 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? बिल्कुल सही। चलिए, पत्र पढ़ते समय हम कौन सी, ये आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे, ये आप सबके पास हैं, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं कि पत्र पढ़ते ध्यान रखना, जो जो वर्ड्स लिखे हैं ये ध्यान रखना, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय, इन सब चीजों का ध्यान रखना कि हम कौन सी भाषा का क्या लिख रहे हैं। पत्र लिखते समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगर आप हिंदी लिखेंगे, बहुत सारे लोगों ने पिछली बार मुझे हिंदी भाषा का कहा, भाषा पूछा है तो आपको लिखित। लिखित, बिल्कुल, प्रिया जी ने भी लिखा है लिखित। तो ये ध्यान रखना, पत्र लिखते समय, अभी मैंने आपको कहा था फर्स्ट, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था इसका कि मेरे को अपनी कोई बात लिखनी है, आप तक पहुंचानी है, तो मैं कौन सी भाषा लिखूंगी? लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसका प्रयोग मौखिक भाषा के बाद हुआ, और भाषा का वह रूप जो लंबे समय तक हमारे विचार सुरक्षित रख सकता है, लंबे समय तक हमारे विचार सुरक्षित रखता है, हम लोग एक दूसरे को लिख के अपनी बातों का, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो है लिखित भाषा, लिखकर। उसके बाद है, छात्र पुस्तक पढ़ते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत। और अभी कौन सी संस्कृत, अभी कौन सी? नहीं, संस्कृत नहीं, बिल्कुल मधु जी ने सही आंसर दिया है, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मुंह से। ये आपको ये चीजें क्लियर करने की बहुत जरूरत है कि भाषा में लिखित, मौखिक और सांकेतिक यही शब्द पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मुझे क्या मैं पूछा गया है। छात्र पुस्तक पढ़ते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, समाचार में कौन सी भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? आपको अपने, यस, लिखित। लिखित भाषा का, क्योंकि समाचार पत्र कहीं से लिखकर हमारे पास आए हैं, तो हमने, उन्होंने लिखा है तभी तो लिखित भाषा का
प्रयोग लिखित, किया जाता है। अच्छा, यातायात पुलिस कौन से भाषा का प्रयोग करती है? सांकेतिक, सांकेतिक, बिल्कुल। वो साइन में हमको ट्रैफिक पुलिस वाले इस तरीके से रोकते हैं, बताते हैं रुकना है, स्टॉप करना है या बोलना है, तो वो कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। जो संकेत में समझाई जाए वो भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? मौखिक, नहीं, आपने अभी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि नहीं, देखो एक तो हो गई, यहाँ तो मौखिक हो गया, लिखित, इसीलिए मैंने कहा। अब देखो, परीक्षा में ये सवाल, छोटा सा उदाहरण से समझना ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। परीक्षा में आपसे ये पूछा गया कि आपको अपने विचार लिखने हैं या आपको अपना इस प्रश्न का आंसर देना है, तो आप कैसे उनको बोल के तो नहीं दोगे, आप लिखकर। लिख के ही देंगे, है ना? तो वैसे ही परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय वो हमसे हमारी राय पूछते हैं, वो हमसे हमारे विचार पूछते हैं कि हमने क्या जाना है, हमने क्या सीखा है। तो हमने जो जाना है, सीखा है, हमारे विचार है ना, हमने जो जाना है, सीखा है, हमारे विचार है, वो हमें कैसे बताने पड़ेंगे? उनको लिख के लिखकर। बताने पड़ेंगे, लिख के बताने पड़ेंगे, है ना? तो हम अपने भावों को, विचारों को जब लिखते हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाती है? वो कौन सी भाषा हो जाती है? जब हम अपने भावों को, जब हम अपने भावों को, विचारों को लिखते हैं तो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा हो जाती लिखित, है ना? तो ये ध्यान रखना, जिन्होंने भी मौखिक भाषा का आंसर दिया गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बहुत सरल सरल प्रश्न आएंगे इसी तरीके से, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाओगे ना तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ये इसीलिए अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभी तो मैंने आपको आंसर बताए हैं, ये आप चाहो तो इसका फोटो लिख के या आप अपनी जो भी आपने बुक है उसमें पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला है उसमें लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, है ना? अभी तो मैंने बताया है आपको, आपने कितना समझा या सीखा है वो आप मुझे उसके उत्तर लिख के भेज सकते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर देते समय हम मौखिक भाषा नहीं, लिखित भाषा प्रयुक्त की जाती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि उस समय उत्तर देते समय हम किसी भी चीज का उत्तर देते तो क्या करते हैं, अपने विचार पूछा जाता है कि आपने, कि मान लो आप, उन्होंने पूछा कि प्रकृति के प्रदूषण के बारे में लिखो, प्रदूषण के बारे में अनुच्छेद लिखो, तो अब हम क्या करेंगे, अपने विचार लिखेंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किससे होता है, प्रदूषण ये प्रकार के होते हैं, प्रदूषण से ये हमें नुकसान है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने विचार भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? जो हमारे टीचर हैं, जिनसे हम जिन हमसे प्रश्न पूछा है, जिन्होंने, उनको हम अपने विचार लिख रहे हैं। तो लिखते समय हम प्रश्न पत्र देते समय लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, भाषा के 2 रूप हैं, है ना? 2 लिखित रूप है, भाषा, मौखिक भाषा। किसी को इशारे से बुलाना कौन सी भाषा है? सांकेतिक, सांकेतिक भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अभी मैंने, रोमन, रोमन, बिल्कुल सही। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। देवनागरी लिपि कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? गुजराती, बांग्ला, इसका देखो, बांग्ला, बांग्ला, बिल्कुल बांग्ला है। गुजराती के कुछ कुछ अक्षर उससे नहीं मैं। सिमिलर से होते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा वो एकदम ही अलग होती है, वो देवनागरी लिपि से नहीं ली गई है। कितनी तारीख को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। 1949, बहुत अच्छे, 14 सितंबर 1949। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अभी इसका पहले भी आया था, पंजाबी, पंजाबी जी। और भाषा के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य, साहित्य। भाषा के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य, बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर दिए हैं।
तो आपको आज की क्लास में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें भाषा और लिपियों को जोड़े मिलाएं वो भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो तो अब आप देख के भी कर सकते हैं, एक बार आप पढ़ के समझ के अच्छे से कर सकते हैं। ये है कि भाषा के लिपियों के जोड़े मिलाइए। जैसे नेपाली भाषा है वो देवनागरी लिपि से ली गई है, तो आप पढ़ेंगे तो उसके सामने आप लिपि भी बता पाएंगे। इसके अलावा चित्र देख के बता सकते हैं। चलिए ये बताइए कि पहले चित्र में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? मौखिक। मौखिक, बिल्कुल। इसमें कोई आपस में बोल के, अपने मुंह से बोल के एक दूसरे को अपने भाव और विचार, थॉट्स आगे प्रदान कर रहे हैं, तो ये मौखिक हो गई। अच्छा, फोन पे है तो कौन सी भाषा का मौखिक। प्रयोग हो रहा है? मौखिक। मौखिक। फोन पे भी मौखिक भाषा का हो रहा है। अच्छा, अब कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? अखबार में मौखिक। पढ़ रहे हैं? लिखित नहीं, मौखिक। नहीं। लिखित। अखबार देखो, अगर आप दो भी मौखिक एक ही करना पड़ेगा ना टिक तो। मौखिक नहीं, मौखिक। अखबार में लिखित भाषा, किसी ने लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हो, आपने बोला कहाँ इसमें? समझ आया? किसी ने लिखा है, आप पढ़ रहे हो, इसमें बोलना कहाँ हुआ? इसमें मौखिक कहाँ हुआ? वैसे ही छात्र लिख रहा है ना? तो लिखते समय वो कौन सी भाषा, परीक्षा देते समय कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? लिखित। वैसे ही अखबार में लिखा हुआ है, अखबार बोलता थोड़ी है। नहीं, मौखिक। मौखिक। राइट। मौखिक नहीं है, लिखित 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 है। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि अखबार बोलता थोड़ी है। अखबार में तो अपने विचार किसी ने अखबार में लिख दिए। इसको इस तरीके से समझे कि अखबार में तो किसी ने अपने विचार लिख दिए। मान लो एक पत्रकार ने अपने कोई भी खबर पे अपने विचार लिख दिए कि मोहल्ले में, समाज में, देश में ये घटना हुई, ये मेरे विचार है। तो आप किसी के विचार को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। किसके विचार को कैसे भाषा में पढ़ा आपने? लिखित भाषा में। कैसे पढ़ा? किसी ने लिखा तो आपने पढ़ा ना। राइट। अगर राइट। वो लिखता ही नहीं तो आप कैसे पढ़ते? तो नहीं, आप नहीं, जब भी पढ़ रहे हैं तो हम लिखित भाषा पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। हम कोई मौखिक भाषा कैसे पढ़ सकता है? नहीं। समझने की बात है कि कोई मौखिक भाषा कैसे पढ़ सकता है। हर व्यक्ति लिखित भाषा ही पढ़ सकता है, लिखित भाषा ही पढ़ सकता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो फिर वो टिक ही हो जाएगा, फिर क्रॉस, राइट कुछ नहीं माना जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे इसकी प्रैक्टिस करना, इसको अपने और भी इसके प्रश्न करने की कोशिश करना कि मुझे कौन सी भाषा क्या लिखनी है। और इसमें बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों का कि इसने क्या लिखा है। अखबार में पढ़ते समय ना तो कोई मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, ना ही कुछ और होता है। लिखने वाले ने लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ लिया। हाँ, अगर अखबार पढ़ के भाषण देना है तो मौखिक भाषा का प्रयोग है। इस चीज को समझना। अगर अखबार पढ़कर अगर भाषण देना है, अखबार पढ़कर अगर किसी को सुनाना है, तो वो मौखिक भाषा का है। वो तो अखबार पढ़ रहा है, पढ़ने में तो लिखित भाषा का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये एक बार कंफ्यूजिंग होगा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ अगर तक जी अगर जैसे अभी आपने बोला कि भाई ये पढ़ रहा है, अगर कोई भी चीज है अगर अपन सिर्फ पढ़ के अपने अंदर रख रहे हैं तो वो लिखित ही होगा। हाँ बिल्कुल, और वो अगर पढ़ लिखित के ही किसी होगा। को भी सुनाया, अभी जैसे अगर बुक में कुछ लिखा, अगर मैंने उसको पढ़ा और मैंने अभी बोला, तो वो मौखिक हो गया। हाँ, तो ओके सर। आप क्या कर रहे हैं कि आप मान लो मैंने आपको कहा कि ये पढ़ के सुनाइए। जैसे तो छात्र लिखित। पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, अगर हाँ। पढ़कर सुनाते हैं तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़कर अगर अपने तक रख लेते हैं तो वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लिखित भाषा पढ़ रहे हैं, इसका समझना। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मान लो ये अखबार है, अखबार ये पढ़ रहा है, क्या ये कुछ बोल रहा है? नहीं। नहीं। क्या ये किसी को भाषण दे रहा है? नहीं। कहीं ऐसा लिखा गया है कि रमेश अखबार पढ़कर सुना रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा गया। ये चुपचाप पढ़ रहा है। तो पढ़ क्या रहा है? किसी की लिखी हुई भाषा को, किसी के लिखे हुए विचार को पढ़ रहा है। तो ये लिखित भाषा हो गई।
अगर ये पढ़कर अगर मान लो ये दो दोस्त हैं, इसने अखबार पढ़ा है और अखबार पढ़कर ये इसको सुना रहा है, तो ये तो आपस में एक दूसरे को विचार, एक दूसरे को अपने मुंह से बातें बोल रहे हैं। जैसे हम बातें करते हैं ना, जैसे मान लो आज आशा जी ने कुछ पढ़ा है अखबार में, और वो अखबार में पढ़कर अब तुरंत अपने फोन पर सहेली को बता रहे हैं, तो वो सहेली को फोन पे बता रही है, तो वो मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अगर फिर भी नहीं कोई कंफ्यूजिंग हो तो फिर वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो दो सहेलियां हैं, कहीं पार्क में गई हैं, कुछ पढ़ा है या कुछ सुना है, वो डिस्कस कर रही हैं, तो अभी तो वो मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं अपने भावों और विचारों को, कि देखो मैंने ऐसे विचार पढ़े हैं, वो मैं सुना रही हूँ। और अगर कोई पढ़कर अपने तक ही रखता है या पढ़कर किसी को नहीं सुना रहा है, सिर्फ वो पढ़ ही रहा है, तो वो लिखित भाषा को पढ़ रहा है, उसमें मौखिक भाषा का कोई रोल नहीं होगा। समझ आ गया सा? किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो क्लास में आपको समझ आया कि आपको ये पोर्शन क्यों करना है। आपको इस क्लास में पासिंग के लिए पोर्शन बहुत जरूरी है। ये नंबरिंग लाने वाला, नंबर गेन करने वाला, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने वाला है, और इसको प्रयास डेली करना जरूरी है। तो जब भी ये हिंदी व्याकरण की क्लास हो, हिंदी लिटरेचर की क्लास हो, तो आप जरूर अटेंड करना। और प्रयास ये रहेगा, सोमवार और गुरुवार को रहता है कि सोमवार हफ्ते में एक बार मैं भी लूं, बीच में पर्यूषण वगैरह भी आएंगे तो कुछ गैप होगा। आप में से सबने फॉर्म भर दिया है 4th क्लास का? किसी का अगर बाकी है फॉर्म भरना तो भर देना। बहुत सरल पेपर आएगा, आपके घर तक भी पेपर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, इस चीज को बस ध्यान में रखना। अगली क्लास में हम वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण कैसे बनते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये क्लास का ये 4th जो है, 4th और 5th, ये अच्छे से 3rd 4th 5th ये अच्छे से देख के आपको इसका होमवर्क है ये जरूर कर लेना। बहुत सिंपल है, ज्यादा 10 मिनट भी लगेंगे नहीं, पढ़ के अच्छे से और कर लेना। किसी को कुछ पूछना है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने फॉर्म भर दिया होगा कक्षा 4 का। नहीं भरा है, आपको ऑनलाइन दिक्कत है, तो आप हमारे जो रोहित भैया हैं उनको आप अपना डिटेल्स भेज देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं कक्षा 4 का एग्जाम देना चाहती हूँ, इतना भी भेज देंगे मोबाइल नंबर के साथ, तो हम लोग आपका फॉर्म भर देंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्थानीय लोगों को भी प्रेरणा दीजिएगा। ये धर्म का काम है, धर्म दलाली का अवसर है कि लोग प्रज्ञा जागरण से जुड़े। एक पूरी संस्था इतना मेहनत कर रही है, इतनी टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं, तो उसका खूब लाभ उठाएं। ठीक है, क्लास एंड करें, कुछ पूछना है तो। ठीक है सर, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हो जय जिनेन्द्र सर। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। क्लास में जुड़े रहना और एक्टिविटी जरूर ये करके आप अपने तक रख लेना, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो कुछ भी।